हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग एंड स्टार्ट करते हैं हम लोग 2025 की प्रिपरेशन नीट की। और आज ये सेकेंड डे है तो स्टार्टेड। फर्स्ट डे हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट डे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लाइंग प्लांट पढ़ा था बायोलॉजी में, क्लास 12th का। 5 पेज तक रिवाइज भी कर लिया था, रीड कर लिया था एनसीईआरटी। अब उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। देन अब हमने पढ़ा था केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसका फर्स्ट पेज हमने सही से कर लिया था, उसके आगे हम फिर से करने वाले हैं। ओके, तो आप सबका वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में, स्टडी ब्लॉग में। एंड अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए, नीट के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, जैसा कि फर्स्ट डे के ब्लॉग में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट डे के ब्लॉग में हमने ये फर्स्ट पेज, देन सेकंड पेज, थर्ड पेज और यहाँ तक ये कंप्लीट कर लिया था। अब हमें पॉलन ग्रेन से स्टार्ट करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलन ग्रेन से। और हाँ, आपको दिख रहा होगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉलन ग्रेन होता क्या है। तो जो इसको और आगे कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, हाँ, अब आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। पॉलन ग्रेन क्या होते हैं कि पॉलन ग्रेन बना कैसे, जो हमने पहले पढ़ा कि एंथर के अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन होते हैं। ठीक है, तो द पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट कर रहा है द मेल गैमेटोफाइट को, जिससे कि इफ़ टच द ओपनड एंथर ऑफ हिबिस्कस, अगर आप हिबिस्कस के एंथर को टच करेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ येलोइश सा नज़र आएगा। उसे ही हम क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन बोलते हैं। एनी अदर फ्लावर यू वुड लाइक टू टेल डिस्क्राइब ऑफ द येलोइश पाउडर पॉलन ग्रेन ऑफ योर फिंगर। ठीक है, तो आपको येलोइश पाउडर सा दिखाई देगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन बोलते हैं, जो कि क्या है? मेल गैमेटोफाइट है। आई होप आपको इतना पता चल गया होगा। और भी अगर इसे डीप में देखना है कि पॉलन ग्रेन कैसे होता है, तो आप क्या करिए, एक ग्लास ऑफ वाटर लीजिए और उसमें पॉलन ग्रेन को, हिबिस्कस का प्लांट लीजिए, उसको पॉलन ग्रेन निकालिए, जो येलोइश पाउडर पानी के अंदर, एक गिलास पानी लीजिए, उस पानी के अंदर आप पॉलन ग्रेन डाल देंगे, तो एंथर डाल देंगे, जिसके अंदर से आपको येलोइश सा पाउडर दिखेगा, जो कि पॉलन ग्रेन होगा। ओके, चलिए अब इधर वाले पे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे अब डिस्कस किया गया है कि पॉलन ग्रेन किस तरीके के होते हैं। जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि कई तरीके से पॉलन ग्रेन्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ तो ये देखो, कुछ तो आपको ऐसे दिख रहे होंगे, जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये कुछ शीट जैसे, बीज जैसे दिख रहे होंगे। कुछ तो बहुत जैसे वायरस टाइप का दिख रहा है। देखो, ऐसे फिगर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है इन्हें। देखो, इन्हें यहाँ क्या लिखा हुआ है? स्क्रीनिंग द इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्ड ऑफ अ फ्यू पॉलन ग्रेन। ठीक है, इनकी स्क्रीनिंग की गई है कि ये इस तरह से दिख सकते हैं, स्ट्रक्चर में ये दिख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या है। हाँ, तो ध्यान से देखिए कि क्या है। ओके, अब माइक्रोस्पोर, पॉलन ग्रेन क्या है? माइक्रोस्पोर। You will ready to achieved and manage the verify of the chromatin in size, shape and color। हम क्या देखते हैं कि पॉलन ग्रेन के हर एक फ्लावर का साइज, शेप और कलर डिफरेंट होता है। ओके, देन डिफरेंट स्पीशीज़, और ये डिफरेंट स्पीशीज़ के भी होते हैं। पॉलन ग्रेन आर जनरली स्पेशलाइज्ड pollen grain are generally specialized and measuring about स्पेकल शेप्ड के होते हैं ये, और इन्हें हम 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर में होते हैं ये। इट हैज़ अ प्रोमेटेड 2 लेयर वॉल, और इसमें भी जो पॉलन ग्रेन है वो 2 वॉल इसमें रहती हैं। तो इसके एक वॉल को हम क्या बोलते हैं? एक वॉल को तो हम बोलते हैं कि वो क्या है? एक्साइन है, एक्साइन। और एक क्या है? इंटाइन। ओके, तो एक्साइन जो है वो आउटर मोस्ट वॉल है, एक्साइन जो है वो आउटर मोस्ट वॉल है, और जो इंटाइन है वो इनर मोस्ट वॉल है, लेयर है, ऊपरी परत और अंदरूनी जो अंदर से है। ठीक है, वो लेयर है। तो आप देखते हैं बनी किससे है। ठीक है,
तो जो इसकी बताया जा रहा है द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्साइन, जो हार्ड है, जो ऐसा लग रहा है कि बहुत सख्त है, उसको हम एक्साइन बोलते हैं। इट मेड अप ऑफ द स्पोरोपोलिन, और ये स्पोरोपोलिन कौन सा बना है? इट मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, और ये स्पोरोपोलिन से बना है। कौन बना है? एक्साइन बना है, ठीक है। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल नोन्स, इसे हम स्पोरोपोलिन क्या है? एक मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। इट कैन बी विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर, अगर कितना भी गर्म टेम्परेचर है फिर भी ये क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। अगर फिर भी आप पॉलिनेटेड कराना चाहें तो आप करा सकते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एल्काइल भी डालते हैं तो भी ये जिंदा रहेगा। नो एंजाइम दैट डिग्रेडेड, इसे कोई एंजाइम, कोई भी एंजाइम आप डालेंगे वो उसे खराब, सड़ा, गला नहीं सकता है। स्पोरोपोलिन इज सो फॉर, एंड ये क्या है? ये काफ़ी लंबे समय तक रह सकता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन एग्जाइन हैज़ द प्रोमेटिंग एपरेटस कॉल्ड जर्म पोर, और पॉलन ग्रेन के ही ऊपर एक छेद टाइप का होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? जर्म पोर बोलते हैं, जहाँ से वाटर और ऑक्सीजन कहा जाता है, अंदर जाता है, जो कि इसको क्या बनाए रखता है? आगे तक, इतने दिन तक जो प्रिजर्व रहता है इसमें ऑक्सीजन और वाटर इसी के थ्रू जाता है। ये हो गया हेयर द वेयर स्पोरोपोलिन इज absent, और जहाँ स्पोरोपोलिन absent होता है वहाँ पे ये जर्म पोर प्रेजेंट होता है। तो पॉलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज अ फॉसल, और जैसे कि फॉसल्स होते हैं ना, कि आपने देखे होंगे कई सारे फॉसल्स हमको मिलते हैं हज़ारों साल बाद, अगर खुदाई हुई तो हमें वहाँ पे फॉसल्स देखने को मिलते हैं। सेम उसी तरह से स्पोरोपोलिन भी है कि हज़ारों साल तक हम इसे रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्व करना मतलब काफ़ी साल तक रखना। बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्पोरोपोलिन द एक्साइन एक्स हैबिट इज़ द fascinating element of the pattern in design। ये तो हो गई स्पोरोपोलिन की बात। अब जानते हैं इसके अंदर वाली लेयर में क्या है, ठीक है। तो जो इंटाइन है उसमें द इनर वॉल ऑफ द pollen grain, the inner wall of the pollen grain is called the intine, N-I-T-I-N-E, intine. It is the thin and continuous layer made up of the cellulose and सेलुलोज एंड पेक्टिन। तो ये जो लेयर है वो किससे बनी है? सेलुलोज और पेक्टिन से बनी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कौन सी लेयर की बात कर रहे हैं। तो ये जो लेयर है वो किससे बनी है? ये लेयर आपकी बनी है सेलुलोज और पेक्टिन से। फिर दूसरी बात करते हैं, सेलुलोज और पेक्टिन की जो लेयर है आपके पास, द साइटोप्लाज्म ऑफ द pollen grain इज सराउंडेड बाई अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। pollen grain में भी क्या है? द साइटोप्लाज्म ऑफ द pollen grain इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको ये पहले दिख रहा होगा कि ये क्या है? pollen grain है, इसमें क्या है? दो लेयर है। pollen grain में भी क्या है? दो लेयर है, एक्साइन, इंटाइन। ये लेयर किससे बनी हुई है? ये लेयर आपकी बनी हुई है स्पोरोपोलिन से। ये लेयर आपकी बनी है सेलुलोज और पेक्टिन से, ठीक है। और ये फर्स्ट वाली लेयर में एक जर्म पोर है जहाँ पे क्या होता है? वाटर और ऑक्सीजन का आना जाना रहता है, ठीक है, वहाँ से ही। अब आगे देखिए, इसमें भी जो आपको दिख रहा होगा, तो ये देखो, ये वाला आप समझ में आएगा। ये देखो, इसके ऊपर भी एक लेयर है जो छेद जिस बात की उसे जर्म पोर बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पोलन ट्यूब है, यहाँ से देखना ध्यान से। तो ये जो आपका पोलन ग्रेन है, जब ये क्या वैक्यूल है और ये न्यूक्लियस है, तो यही बोल रहा है यहाँ पे, इस वाली लाइन को समझो। ये क्या कह रहा है कि द साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन, द साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाई अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो पोलन ग्रेन है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो पोलन ग्रेन है वो भी किससे सराउंडेड है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मेच्योर इट कंटेन टू लेयर, जब पोलन ग्रेन मेच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो क्या कर लेता है? वो अपने आप को टू लेयर में चेंज कर लेता है, बदल देता है, या टू लेयर में डेवलप्ड कर लेता है, ऐसा कह दो, ठीक है। तो ये देख लिया आपने। सेकेंड चीज़ देखो क्या बोल रहा है। हाँ, सेकेंड ये आपसे कह रहा है कि जो पोलन ग्रेन अब जो मेच्योर हो गया है, बड़ा हो गया है,
आगे देखते हैं क्या हुआ प्लाज्मा व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मेच्योर इट कंटेन 2 सेल। अब इसमें 2 सेल हो गए, जब मेच्योर हुआ तो ये क्या हुआ 2 सेल हो गया, द वेजिटेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव जनरेटिव यहाँ से समझते हैं फिगर से, वेजिटेटिव जनरेटिव सेल क्या होते हैं। तो जो वेजिटेटिव सेल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बिग होता है और एबेंडेंट होता है, फूड रिजर्व होता है, मतलब कि बड़ा साइज़ होगा। देखो ना कितना बड़ा साइज़ है इसका, दिख रहा है, एक तो बड़ा साइज़ है, ठीक है, ऊपर से ये क्या करता है, फूड रिजर्व करता है, अपने अंदर फूड बचा के रखता है, छुपा के रखता है, ताकि ये बाकी सबको क्या करे, फूड और नरिशमेंट, खाना पीना ये प्रोवाइड कर सके। तो ये है, और ये लार्ज इनरेगुलर शेप्ड होता है, बड़ा है, लार्ज है, इनरेगुलर शेप्ड है, ठीक है। ये तो आपके हो गए वेजिटेटिव, मतलब वेजिटेबल बड़ा होता है तो याद रखना वेजिटेबल की बिग, ओके। पर जनरेटिव सेल जनरली स्मॉल होते हैं, और स्मॉल होने के साथ साथ इसमें क्या होता है कि इसमें डिवीज़न होता है। इसमें क्या होता है, डिवीज़न होता है, ये 1 से 2 बनते हैं। इसी के अंदर ये देखो जो बोला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है, ये रही, ये किसके अंदर है, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर है। फ्लोटिंग साइटोप्लाज्म फ्लोटिंग इन द वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव किसके अंदर फ्लोट कर रहा है, किसके अंदर तैर रहा है, तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहा है, ठीक है। ये इतना कंप्लीट हुआ, और देखते हैं क्या है। वेजिटेटिव सेल कंप्लीट हुआ, इन स्मॉल एंड फ्लोटिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, इट इज़ द स्पेंडल शेप्ड। कौन है, वेजिटेटिव सेल जो है वो स्पेंडल शेप्ड है, ओके, विथ डेंस साइटोप्लाज्म, और किसमें है, डेंस साइटोप्लाज्म में है, एंड अ न्यूक्लियस, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, जो कि बाद में 1 से 2 बनेगा। इन ओवर द 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म कौन से, जो सीड और फ्लावर को प्रोवाइड कर सके, उसे एंजियोस्पर्म बोलते हैं हम। तो क्या बोला गया कि इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर सेड एट द 2 सेल स्टेज। जो 60% एंजियोस्पर्म होते हैं, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो शेड कर देते हैं मेच्योर होने के बाद। वो शेड कैसे कर देते हैं, 2 सेल स्टेज में ही उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि 3 सेल स्टेज में भी जाना पसंद करते हैं और जाते भी हैं, ठीक है, जिसमें 60% जो है ये 2 सेल स्टेज में ही अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। 40% जो बचे, 100 में से 40% जो बचे, वो 3 सेल स्टेप में जाते हैं और अपनी प्रोसेसिंग उनमें कंप्लीट करते हैं। देखो कैसे, इन द रिमेनिंग द स्पीशीज दैट द जनरेटिव सेल डिवाइडेड mitotically to the give rise to the 2 male gamete because pollen grain are 3 cell stage। और जब pollen grain 3 cell stage देता है तो वहाँ पे 2 male gametes बनते हैं। the pollen grain are many species causing several allergies। pollen grain से हमें कई सारी एलर्जीज भी होती है। एलर्जीज कभी कभी सुना होगा आपने, जैसे कि एलर्जीज कैसे कि किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को किसी चीज़ के स्मेल से एलर्जी है, किसी चीज़ को पोलन ग्रेन की स्मेल से भी एलर्जी है बहुतों को, ठीक है। तो उस एलर्जी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, और ध्यान से सुनो और कौन कौन सी एलर्जी है पहले तो। हाँ, तो ये तो रही हमारी एलर्जी वाली बात, ठीक है। अब एक चीज़ और देखते हैं, हाँ, पोलन ग्रेन द एलर्जी ऑफ मेटल। फिर ये देखो आप कि इसके बारे में क्या बोल रहा है, पोलन ग्रेन जनरेटेड एनर्जी। हाँ, अब देखो, सम पीपल एंड लीडिंग टू द क्रॉनिक रेस्पिरेशन, ठीक है, डिसऑर्डर। क्रॉनिक रेस्पिरेशन डिसऑर्डर क्या होता है, क्रॉनिक रेस्पिरेशन डिसऑर्डर जो कि पोलन ग्रेन से ही रिलेटेड है, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंचाइटिस एक्सेट्राइट्स में बी द मेटोलाइड एंड द पार्थिनियम, ओके, एंड कैरेट ग्रासेस। जो कि ये डिसीजेज हमें कहाँ से मिली, ये कुछ ऐसे डिसीजेज जैसे पार्थिनियम एंड कैरेट ग्रासेस दैट कम इनटू द इंडिया एज अ contaminated with the in potent with weeds has been the unicoated in the oceans and the causes with pollen grain। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताया, पार्थिनियम एंड कैरेट ग्रासेस, जो कि बाहर से आया है और जो कि वीट के साथ इंडिया में आया है बाहर से, जो कि पॉलन एनर्जी को कॉज करता है। ओ माय गॉड, चलिए ये भी ख़त्म हुआ आपका पॉलन ग्रेन वाला टॉपिक भी, फाइनली ये भी ख़त्म हो गया है।
अब इसके आगे ये देखते हैं। आज हमें ये टॉपिक ख़त्म करना होगा, या फिर हम इसके लिए 2 डेज़ और लेंगे, ठीक है। 3 कंप्लीट करना है हमें, तो इट्स मीन कि आज ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है, और ये पार्ट भी हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए कंप्लीट करते हैं इस चीज़ को। अब ये देखना कि क्या है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे बोला जा रहा है पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिशन। पॉलन ग्रेन क्या है, जो न्यूट्रिशन में रिच है। रिच इन द सेंस कि पॉलन ग्रेन में काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस हैं, काफ़ी सारे मतलब कि ऐसी न्यूट्रिशन, मतलब ऐसे टैबलेट्स या ऐसे सिरप्स बनाई जाती हैं पॉलन ग्रेन की, जो कि हमें जब हम उसे लेते हैं एज अ डाइट तो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्दी महसूस होता है, हम काफ़ी फिट दिखते हैं, हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन अ रिच द ईयर टू यूज़ द पॉलन टैबलेट्स एंड फूड सप्लीमेंट, जो कि मैंने बताया जिसे हम टैबलेट या फूड सप्लीमेंट के थ्रू भी लेते हैं, ठीक है। इट वेस्टर्न कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ द टैबलेट्स एंड सिरप, और ये ज़्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखने को मिलता है, जो बहुत ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन भी करते हैं और यूज़ भी कर रहे हैं इस चीज़ का, सिरप और टैबलेट के फॉर्म में एंड फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में, ओके। फिर क्या बोला गया कि achievable in the number of market pollen consumption in within the limited and increasing the performance of एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेज। और ये कई जगह, जैसे कहा ना मैंने, एनर्जी बढ़ाते हैं इनको खाने से, क्या होती है, कई ज़्यादा, हमें ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हमारे पास आ गई है, या इसे खाने से ऐसा लगता है कि हम, अब जैसे कि हम मान लीजिए खा रहे हैं, खाना जो खा रहे हैं उससे हमें ऐसा लग रहा है कि हम 2 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, पर ये खाने के बाद ऐसा लगता है कि यार हम 10-10 घंटे उसी एनर्जी से पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये दिया जाता है हॉर्सेस को और एथलीट्स को, ठीक है। ये ख़त्म हुआ। इसका फिगर अच्छी तरह से देख लो, फिगर आ सकता है तो इसको फिगर में, ये पॉलन बीन्स है, पॉलन बी पॉलन कहाँ से है, फ्रॉम इंग्लैंड से है। कितनी टैबलेट्स हैं, 30 टैबलेट्स से पूछ सकता है, एमसीक्यू में पूछ सकता है। नेचर वी कनेक्टेड पॉलन इन द गोल्डन प्रिवेंटेड, ये सब देख लो, इतना वेटेज है, सब कुछ बहुत ध्यान से देखो। चलिए नेक्स्ट, अब इसके आगे आते हैं और बताते हैं कि अब इसके बाद में क्या पढ़ना है। हाँ, तो एनसीईआरटी आप सबकी भी खुली होनी चाहिए, आप सब भी एनसीईआरटी ओपन करिए और रीड करना स्टार्ट करिए, तभी कुछ होगा, वरना मेरे रीड करने से या फिर आपके सुनने से भी, अगर आप नहीं भी रीड कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप सुनिए, ताकि आपको अच्छी तरह से ये रिवाइज हो जाए, ठीक है। देखिए दूसरा फिर क्या बोलता है, व्हेन वन दे आर द सेड पॉलन ग्रेन, मतलब कि हमने पहले एक मेल गैमेट बनाया, फिर हमने फीमेल गैमेट बनाया, ठीक है। जब मेल और फीमेल गैमेट हमारा बन चुका है तो अब ये पॉलन ग्रेन कहाँ जाएगा, और पॉलन ग्रेन भी तो मैच्योर हो गया है। when they are the said pollen grain have to land on the stigma before है, after रहेगा तो गलत हो जाएगा, पहले ही लैंड करना है, ठीक है, बाद में करने से कोई मतलब नहीं। they lose viability to it, they have the wings about the फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन से पहले इसकी बायबिलिटी ख़त्म हो गई, मतलब कि इसकी, जैसे कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा तो उस प्रोडक्ट में ये लिखा रहता है कि भाई आपने ये ख़रीदा, मान लो मैंने ये प्रोडक्ट 3/4/2021 में ख़रीदा है, ओके, और ये उस दिन बना हुआ मैन्युफैक्चरिंग डेट है, और मान लो ये स्टड कब होने वाला, ख़राब कब होने वाला है, 3/5/2023 में ये क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये कुछ होती है कि जब हम इतने टाइम तक ही इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, अगर हम इसके बाद अगर हम यूज़ करेंगे तो वो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, ख़राब हो जाते हैं। तो वो कुछ इस तरह से है। तो इनकी भी एक टाइम पीरियड इनका भी होता है कि ये कब बनेंगे, कब इनको फर्टिलाइजेशन कर लेनी है, और कितनी देर में क्या हो जाएंगे, ये ख़राब हो जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो जो इनकी वाइबिलिटी है वो याद रखो। तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनका एक बार पूरा रीड कर लेते हैं फिर बताते हैं। द पीरियड्स ऑफ विच पॉलन ग्रेन रिमेन द वेरिएबल इन हाईली वेरिएबल एंड द सम एक्सटेंड डिपेंड ऑन इट प्रिवेलिंग द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो कुछ ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर के हिसाब से या ह्यूमिडिटी के हिसाब से बहुत जल्दी
अपने आप की वाइबिलिटी कम कर देते हैं, क्षमता अपनी उनकी कम हो जाती है, वो ख़राब हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जो काफ़ी देर तक रह सकते हैं, अच्छे खासे टेम्परेचर में रह सकते हैं, उनको कितना भी टेम्परेचर दो ख़राब नहीं होंगे, उनको सालों तक रहना है तो सालों तक रहेंगे, कुछ महीनों तक रहते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। ओके जी, तो ये क्या है, आपकी वेरिएबिलिटीज़ हैं, ये हाँ। तो देखो, इसको मैंने एक निमोनिक से याद किया था, आपको भी वैसे ही करा दूंगी। वेरिएबिलिटी एंड द सम एक्सटेंडेड इन द ह्यूमिडिटी इन द सेम cereals such as rice and wheat pollen grain is lose validity within 30 minutes। ओ माय गॉड, देखो क्या बोला गया है कि जो सीरियल्स होते हैं, मतलब कि जो हमारे अनाज होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसमें से राइस और वीट जो है, गेहूँ और जो चावल है, उनको उनकी जो मतलब उनको क्या होता है कि देखो, एक पॉलन ग्रेन बनाया मैंने, उस पॉलन ग्रेन को बड़ा होना है, ठीक है, फिर फीमेल गैमेट के पास जाना है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन करनी है, फिर अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। उन सब को करने के बीच में जो मैंने उसको टाइम दी, वो सिर्फ मैंने 30 मिनट दी है। इतने में अगर तुम कर सकते हो तो कर लो, वरना अगर उससे बाद अगर लेट हुआ तो तुम्हारे पास क्या कहते हैं, फिर तुम कैपेबल नहीं रहोगे काम करने के लिए। तो ये सिर्फ कौन कौन से हैं, ये राइस और वीट हैं, ठीक है। इन रिलीज्ड इन सम मेंबर ऑफ, जैसे कि रोज़ा नेसी, लेगुमिनेसी एंड सोलानेसी, ये कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो क्या करती हैं, जैसे कि इन फैमिली से अगर कुछ भी बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा, तब इन्हें काफ़ी सारा टाइम मिल जाएगा। देखो, जैसे कि द मेंटेन वेलेबिलिटी ऑफ द मंथ, इनकी जो वेलेबिलिटी होती है, मतलब भाई तुम बड़े हो, आराम से मैच्योर हो, आराम से जाओ, फीमेल के दूध हो, ये सारा टाइम इनको काफ़ी मिल जाता है। इनको 1 मंथ का टाइम मिल जाता है कि आराम से ये कर सकते हैं, अपना आराम से सर्वाइवल कर सकते हैं। बट वीट और राइस में ऐसा नहीं होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। राम सीता लक्ष्मण से इसका होना क्या क्या पूछता है, कौन सा, तो राम आर, सीता एस एंड लक्ष्मण एल। ओके, फिर द इनका मंथ तक होता है, इनका बस 30 मिनट्स तक होता है, याद रखना। और ये देखो, ये जो होता है स्टोरिंग द सीमन sperm for many animal including humans for the artificially insemination। जैसे कि हम इंसेमिनेशन इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इन्हें घाट बोलते हैं क्या, ठीक है। तो ये क्या है, इंसेमिनेशंस, जो कि जो स्पर्म्स होते हैं और जो कि सीमन्स होते हैं, उन्हें जैसे कि हम सालों साल प्रिजर्व करते हैं ना, तो उसी तरह से हम इन पॉलन ग्रेन को भी क्या कर सकते हैं, सालों साल प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या किया था, जैसे कि हमने सीमन को और हमने स्पर्म को क्या करते हैं, सालों साल प्रिजर्व करते हैं, उसी तरह से हम इनके पॉलन ग्रेन्स को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। और प्रिजर्व कहाँ करते हैं, आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन में करेंगे। इन द स्टोर ऑफ पॉलन ग्रेन इन लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज फ्रॉम द ईयर, किस चीज़ में वो करेंगे, ये क्वेश्चन आ जाता है। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस, 196 डिग्री सेल्सियस में ये क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन में ये रखा जाता है, जिसमें अगर लिक्विड नाइट्रोजन 196 डिग्री में रखोगे तो पॉलन ग्रेन को आप सालों साल तक रख सकते हो, वो कभी ख़राब नहीं होंगे। सच स्टोरेज पॉलन कैन बी यूज द पॉलन, ये क्या है, पॉलन बैंक। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पॉलन बैंक, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉलन ग्रेन ही तो स्टोर करके रखा है। जैसे मनी स्टोर करके रखते हैं तो आप बैंक बोलते हैं, तो इसी तरह पॉलन स्टोर करके रखेंगे तो पॉलन बैंक बोलेंगे। ओके, सिमिलर टू सीड बैंक, और इसे सीड बैंक, इसी तरह से हम एक सीड बैंक भी कह सकते हैं, और हम सिमिलर सीड बैंक को भी बनाकर रखते हैं। सीड बैंक क्या होते हैं, सीड बैंक जहाँ पे हम बीज रखते हैं, ठीक है, बहुत ढेर सारे अलग अलग प्रजाति के बीज वहाँ रखते हैं। इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्रामेशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। ओके, ठीक है, ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक ये देख लो क्या है, ठीक है, द पिस्टल मेगास्पोरोजीनियम, मतलब ओव्यूल एंड एम्ब्रॉय। तो अभी तक तो सारी बात चल रही थी मेल गैमेटोफाइट की, कि हमारा मेल गैमेटोफाइट क्या हो गया, मैच्योर हो गया, बड़ा हो गया, बन गया। अब बस उसका क्या करना है, और उसने उसके यूज़ पढ़ लिए कि ठीक है, बना भी तो मान लो ख़राब हो जाए तो कैसे रखेंगे, बनाएंगे कैसे, इसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस की।
अब आते हैं हम फीमेल गैमेटोफाइट पे, मतलब जो हमारा पिस्टल है, ओके, उसे। तो वो क्या है, माइक्रोस्पोरोजीनियम, मतलब ओव्यूल एंड इन्वरॉय सेक, ठीक है। देखो क्या होता है, तो दिख रहा होगा, ओके। द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। एक फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर, जो यहाँ पे फ्लावर दिख रहा है, इस फ्लावर के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट कौन सा है, कौन है, जो हमें बता रहा होता है, तो ये क्या है, ओवरी, जिसके अंदर आपको ओव्यूल मिलेगा, जिसके अंदर आपके सारी चीज़ें होंगी। ओके जी, कहाँ गया। तो द गाइनोशियम रिप्रोडक्टिव, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये क्या है, गाइनोशियम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंड फिर आगे देखो, द गाइनोशियम में बी कंसिडर ऑफ द सिंगल पिस्टल। अगर सिंगल पिस्टल रहा तो आप उसको क्या बोलोगे, मोनोकार्पलरी बोलोगे। अगर सिंगल पिस्टल समझते हो ना, पिस्टल मतलब अगर उसमें सिर्फ वो एक, ये जो दिख रहा है आपको, लेट मी शो, या ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है, अगर ये सिंगल रहा, ठीक है, ये वाला, तो इसे हम मोनोकार्पली बोलेंगे। इसी में ये 2-3 रहा तो मल्टीकार्पली बोलेंगे, ठीक है। और देखते जाना, अगर मे बी हैव मोर देन वन पिस्टल, एक से ज़्यादा रहा तो मल्टीकार्पली बोलेंगे। व्हेन देयर आर द मोर देन वन, द पिस्टल मे बी फ्यूज टुगेदर द सिनकार्पली। देखो, एक से ज़्यादा रहे, ठीक है, और क्या रहे, एक से ज़्यादा भी है, ठीक है, और मल्टी फ्यूज्ड है, आपस में फ्यूज्ड है। इसका एग्जांपल यहाँ देखो, या मल्टीकार्पली बी वाला, बी ये रहा, देखो एक पास में है, ठीक है, साथ में ही है, सबका पिस्टल है, साथ में है और फ्यूज्ड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिनकार्पली बोलेंगे, ओके। फिर और क्या बोला गया है, देखो, एंड देखो इसी तरह से ढेर सारा रहे लेकिन अलग अलग रहे, ठीक है। लाइक ये देखो, ढेर सारा है, सी वाला देखो ढेर सारा है ना, कार्पल है, सॉरी पिस्टल है, तो हमने क्या बोला इसको, इसे फ्री है, सब अलग अलग है, तो इसे हमने बोला एपोकार्पलस, ओके। फिर देखो, इच पिस्टल हैज़ 3 पार्ट, और इसको ग्रुप ऑफ पिस्टल को हम शायद ग्रुप ऑफ पिस्टल, 1 सेकेंड, इन सबका ग्रुप में भी कुछ नाम है, मैं आपको बताती हूँ, वेट अ मिनट। देखो ये देख लो थोड़ा सा, ये वाला ध्यान से देखना। इसमें बोला गया है कि अगर, हाँ, ग्रुप पेटल ऑफ ग्रुप कॉल्ड द कार्पल, पेटल्स के अगर ग्रुप रहे, साथ में रहे, तो उसे कार्पल बोल सकते हो। ग्रुप ऑफ सेपल कॉल्ड क्लैलिक्स एंड वेट अ मिनट, ग्रुप ऑफ द प्लांट पेटल्स आर द पार्ट द होल द स्टैमेन द न्यूट्रन, ओके। पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड कहाँ गया, ग्रुप ऑफ द पिस्टल कार इज कॉल्ड द क्राइलिक्स, देखो गाइनोशियम, या तो पिस्टल के ग्रुप को हम गाइनोशियम कहते हैं, और स्टैमेन के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। आई होप ऑल क्लियर। यहीं थे, यहाँ थे। तो ये देखा, मतलब अगर एक होगा पिस्टल तो मोनोकार्पली, एक से ज़्यादा हो गए मल्टीकार्पलरी, अगर फ्यूज्ड होंगे, साथ में होंगे, मिले हुए होंगे तो सिनकार्पली, अलग अलग होंगे तो एपोकार्पस बोलेंगे, सिनकार्पस एंड एपोकार्पस, ओके। अब इसके भी क्या पता है, कि इसके भी पता है कि मेरे 3 पार्ट्स होते हैं। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, बस ये पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है। देखो वो 3 पार्ट्स कौन से होते हैं, एक तो होता है स्टैग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब स्टैग्मा, स्टाइल, ओवरी होता क्या है, कैसे करना है, सब बताएंगे आराम आराम से। तो ये रहा आपके स्टैग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो स्टैग्मा, स्टाइल, ओवरी के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा स्टैग्मा है ना, एक सेकेंड, हाँ ऐसा कर देते हो, जो हमारा स्टैग्मा है, देखो वो क्या करता है, स्टैग्मा वेर इट स्टैग्मा, हाँ ये कहाँ से पढ़ना था हमें, वेट अ मिनट, ये सिस्टम हो गया, हाँ। द स्टैग्मा सेवरल एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म। लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है ना, जहाँ पे एरोप्लेन लैंड करता है, तो उसे हम लैंडिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। मतलब कि एरो क्या बोलते हैं उसको, एयरपोर्ट, या ठीक है। तो उसी तरीके से स्टैग्मा भी वो प्लेस है, वो जगह है जहाँ पे
लाइक देखो जैसे कि ये मैंने एक फिगर बनाया है, यहाँ पे वो चीज़ है, यहाँ पे मान लो ये आपका पिस्टल है, ठीक है। अब वो पिस्टल है तो पॉलन ग्रेन यहाँ पे लैंड करेगा, ये आपका स्टैग्मा हो गया, स्टैग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, यही 3 पार्ट बताया गया है आपके पिस्टल का, ठीक है। स्टैग्मा, स्टाइल, ओवरी, मतलब यहाँ पे पॉलन ग्रेन आके लैंड करेगा, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहलाएगा जिसका नाम स्टैग्मा है। आई होप क्लियर। ओके, स्टाइल क्या है, स्टाइल पहले देख लेते हैं। दिख रहा होगा। ओके, स्टाइल क्या बोल रहा है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है फ्रॉम द पॉलन ग्रेन। कौन लैंड करेगा, चिड़िया का हुआ नहीं, पॉलन ग्रेन आके लैंड करेगा। द स्टाइल इज द एनलॉन्ग्ड एंड शेल्टर पार्ट द ब्रेथ इन दैट स्टैग्मा। यहाँ क्या हो रहा है, द स्टाइल इन द वेट क्या पढ़ रही हूँ मैं, द स्टाइल इज द इलोंगेटेड, इलोंगेटेड मतलब भाई लंबा है, ठीक है, स्लैंडर है, पार्ट ऑफ द दैट द स्टैग्मा, ये भी एक स्टैग्मा का अटैच्ड है, ये लंबा वाला दिख रहा है, अटैच्ड है, ये स्टैग्मा है, यहाँ पे स्टाइल है, ये ओवरी कहलाएगा, ये पिस्टल का 3 पार्ट है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल, देखो लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, क्या है इसका नाम, वेट कहाँ गया, इलोंगेटेड है, मतलब लंबा सा है, जो कि इन दोनों को क्या किया, आपस में जोड़े हुए हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया, वही गया होगा। देखो मुझे भी पढ़ाई करते करते ऐसे ही समझ में आता है, और मैं बायोलॉजी ऐसे ही रीड करती हूँ और ऐसे ही समझती हूँ। आप मुझे बताना कि ऐसे आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि और भी बेटर एक्सप्लेनेशन, अगर आपको और अच्छी एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि कैसे एक्सप्लेन मैं करूँ, ठीक है। या फिर जो एक्सप्लेन कर रही हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, ठीक है। और रीड करने में कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ गलत हो जाए तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, फ्लो में कभी कभार गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो स्टैग्मा, स्टाइल हो गया, स्टैग्मा हो गया, ओवरी हो गया। अब देखो ओवरी, स्टाइल ख़त्म हुआ, ठीक है, स्टैग्मा ख़त्म हुआ। ओके, आगे देखो, द बेसल एंड बर्स्ड पार्ट ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड द ओवरी। वेजल्ड है भाई, बाज्ड है, मतलब ये कैसा है, ये ऐसा पार्ट है जहाँ पे स्टैग्मा, देखो सुनो, मतलब ऐसे है पूरा, ऐसे प्रॉपर ऐसे है, ये वाला मान लो, ये जो पार्ट है मेरा, ये ऊपर वाला, इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको, ये देखो, ये ऊपर वाला पार्ट जो ये पेंसिल दिख रही है, नोक की नोक दिख रही है ना, इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला स्टाइल, नॉट स्टैग्मा। इसे जो लंबा सा दिख रहा है स्टाइल, और ये जो नीचे जिसके ऊपर ये बैठा हुआ है, प्रॉपर खड़ा हुआ है, उसको मैंने क्या बोला, ओवरी बोला। तो चलो आओ ओवरी पे देखते हैं। ये देखो ओवरी रही, स्टाइल रहा, स्टैग्मा रहा। अब देखो एनसीईआरटी क्या कह रही है ओवरी के बारे में। हाँ, तो सबसे पहले ये देखो, बोल रहा है यहाँ पे कि दो जो बहुत बड़ा सा है, ठीक है, वेसल है, बर्स्ड है, पार्ट है पिस्टल का, उसे हमने ओवरी का नाम दिया। इनसाइड द ओवर इन द ओवरियन कैविटी, लोक्यूल, ओवरियन कैविटी को हम लोक्यूल बोलते हैं। इनसाइड द ये क्या लिखा है, ओवरी, ओवरी के अंदर भी क्या है, ओवरियन कैविटी, जिसे हम लोक्यूल बोल रहे हैं। चलो इधर देखते हैं। ये आपका ओवरी रहा। तो इस ओवरी के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स से बने हुए हैं, इस तरीके से ऊपर ऊपर। इसे हमने क्या बोला, इसे हमने बोला ओवरियन कैविटी, ठीक है। आगे जिसे कि हमने वैक्यूल बोला। द प्लेजेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। अब इस ओवेरियन कैविटी के भी अंदर क्या है, प्लेजेंटा है, प्लेजेंटा, ये देखो जैसे कि यहाँ पे ना, तो ये क्या है, प्लेजेंटा है, जो कि ओवेरियन कैविटी के ही क्या है, अंदर है। ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लेजेंटा है, यही बोल रहा है, सही है। द प्लेजेंटा इज लोकेटेड इनसाइड अवर ओवेरियन कैविटी, मतलब ये अगर ओवरी है तो ये चीज़ मान लो ओवेरियन कैविटी, और वो इसके अंदर जहाँ पे है, ठीक है। रिकॉल द definition, the type of presentation that you study, ठीक है। अब ये सब देख लो, जितना भी है, फिगर देख लो अच्छी तरह से क्या क्या है। फिगर तो हमने शायद पहले समझ लिया। तो ये फिगर था स्टैग्मा स्टाइल का, ओवरी था, थैलेमस था, फिर ये सिन कार्पन, एपोकार्पस, और ये यहाँ से हमने बताया गया है कि पॉलन ग्रेन है, ठीक है। पॉलन ग्रेन आ रहा है ओवरी पे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे आगे। देखो फिगर भी एक बार समझो लो ऊपर से।
अभी तक हुआ क्या? तो अभी तक हुआ ये कि हमने मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बना ली, हमने फ्लावर पढ़ लिया, फ्लावर में क्या क्या होता था, स्टैग्मा कहाँ है, ओवरी कहाँ है, स्टाइल कहाँ है, एंथर क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है, पोलन ग्रेन क्या होता है, ये कंप्लीट कर लिया। तो जब हमने इतना सारी चीज़ें पढ़ ली, फ्लावर, पेटल, सेपल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, थैलेमस क्या होता है, सब चीज़ देख लिया। तो अब हम ये देखेंगे कि जो मतलब जो हमारा आया, ठीक है, पोलन ग्रेन आया, यहाँ से पोलन ग्रेन लैंड कर रहा है, पोलन अंदर गिरना है, पोलन अंदर आ गया है। फिर ये जो पार्ट है ये आपको बाइसेक्ट बड़ा करके दिखाया है ओवरी का, ठीक है, ये वाला ओवरी का है। अब ध्यान से देखना, द डायग्राम ऑफ द व्यू टॉपिकल एनाट्रोपिज्म ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल का ही है ये पार्ट दिख रहा है आपको। इसे हम और आते हैं समझाने, लेकिन पहले इससे पहले ये टॉपिक क्लियर करो। हुप्स, रीडिंग करने में और रीडिंग करके समझ के बोलने में ही मुझे रिवाइज होता है। आपको कैसे रिवाइज होता है आप बताना मुझे, ठीक है। तो ये रहा आपके द राइजिंग ऑफ द प्लेजेंटा आर द मेगास्पोरोजीनियम। ये बड़े अजीब अजीब से नाम है इनके, मेगास्पोरोजीनियम, ठीक है, बोले भी नहीं जाते, तोड़ तोड़ के हम इसको रीड करेंगे और समझेंगे, बोलेंगे। स्पेलिंग ध्यान रखा, 3-4 स्पेलिंग दे देता है, उसमें से एक करेक्ट कर देता है, तो मेगास्पोरोजीनियम, ठीक है। कॉमनली कॉल्ड द ओव्यूल, तो जो अराइजिंग फ्रॉम द प्लेजेंटा, प्लेजेंटा से क्या होता है, अराइज होता है, एंड मेगास्पोरोजीनियम द कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल, ओव्यूल को ही हम क्या बोल सकते हैं, मेगास्पोरोजीनियम बोल सकते हैं। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एनी ओवरी में बी 1, अगर एक रहा, ठीक है, अगर किसी भी ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है ना, ओव्यूल के अंदर ओवरी नहीं होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, तो जो ओव्यूल होता है वो सीड बनाता है, जो ओवरी होता है वो फ्रूट बनाता है, ठीक है। चलो, वीट, पैडी, मैंगो, अच्छा देखो, मैंगो दिखा है, मैंगो में एक ही बीज होता है ना, एक से ज़्यादा बीज नहीं होता है मैंगो में, और जिसमें मैनी होता है, ठीक है, कई बार ओवरी के अंदर बहुत सारे बीज देखने को, मतलब कि कई फल होते हैं जिसमें कई सारे, जैसे कि आप देख सकते हो कौन सा देखोगे, ऑरेंज के अंदर कई सारे सीड होते हैं, ठीक है, पपाया, वाटरमेलन, इन सब के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। तो मतलब यहाँ पे कि ओवरी के अंदर ओव्यूल क्या है, मोर देन 1 है, एक से काफ़ी ज़्यादा है, मैनी है। देखो, द माइक्रोस्पोरो, अब यहाँ तो जीनिया था, यहाँ जीनियम है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ओव्यूल बोलेंगे, सबको ओव्यूल बोल रहे हैं, हाँ। फिर फैमिलियर ourselves with the structure of a typical angiosperm ovule. The ovule is a small, कहाँ गया, the ovule is a, दिख रहा है आपको, ऐसे करते हैं, the ovule is a small structure attached to the placenta by the main of the sticle called filament. ओव्यूल है आपका, चलो ओव्यूल पे चलते हैं, ओव्यूल कहाँ है, ओव्यूल 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 ओव्यूल, चलो, हाँ, ये देखो, तो ये वाला फिगर देखो, पहले तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो कि ओव्यूल है, ये वाला, इस चीज़ को हम ओव्यूल कह रहे हैं। ये देखो, ये आपका पहले यहाँ पे आया स्टैग्ना, ये ओवरी के अंदर वाली सारी पार्ट है, ओवरी के अंदर डिस्कशन हो रहा है कि ये क्या है, तो देख लो ओवरी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो क्या कह रहा है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल बात कर रहा है कि ओव्यूल में क्या क्या है। तो बोला जा रहा है कि जो ओव्यूल है वो तो पहले छोटा है, छोटा स्ट्रक्चर है, एकदम छोटा सा, अटैच टू द प्लेजेंटा, प्लेजेंटा से ये अटैच है। प्लेजेंटा क्या है, एक ऐसी मतलब प्लेजेंटा जो है, ये देखो, ये इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर है, और देखो यहाँ ऐसे उठा हुआ सा थोड़ा सा है, और ये अटैच्ड, देखो ये लंबी सी लाइन है, ये अटैच प्लेजेंटा से है, और इस लाइन में भी इनकी देखो लास्ट वाली लाइन जो नीचे से अटैच है उसे हम कहते हैं फिनिकल, और जो ऊपर है जहाँ पे बैठा हुआ है उसको हम कहते हैं हाइलम, ठीक है। देखो आगे पढ़ोगे, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज्ड विद द फिनिकल, ठीक है, ये भी किसके साथ फ्यूज्ड है, फिनिकल के साथ, फिनिकल इन द रीजन ऑफ द हाइलम, ठीक है, और इस ऊपर वाले का कह सकते हैं हाइलम। फिर द हाइलम रिप्रेजेंटेड द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फिनिकल, देखो ओव्यूल, ये ओव्यूल है और फिनिकल के बीच का जो जंक्शन है उसे हम हाइलम बोलते हैं।
और देखो क्या है, और द हाइलम रिप्रेजेंटेड, ये तो हो गया। ईच ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव इन्वॉल्व्ड कॉल्ड इंटरगोनेट। मतलब कई सारे, एक ओव्यूल जो होता है उसमें एक से कई सारा, थक गए पढ़ते पढ़ते, उप्स, हाँ। तो एक जो ओव्यूल होता है, मान लो ये हमारा ये जो ओव्यूल है, तो उसमें कई सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, ठीक है, जिसे हम इंटरगोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ देख लो कहाँ इंटर, ये रहा, हाँ, इनर इंटर, और ये रहा एक आउटर। तो ये 2 लेयर्स होती हैं जो कि क्या कर रही होती हैं, ओव्यूल को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, बचा रही होती हैं बाकी सारे दुख दर्द से। चलो आगे चलें। कहाँ गया जंक्शन, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। फिर इंटरगोनेट इन अनसर्कल्ड है, एंड न्यूक्लियस एक्सपेक्टेड द टिप वेयर इज ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइलर। और इसमें भी क्या है, स्मॉल ओपनिंग है, कहीं ऐसी जगह है, ये देखो ये स्मॉल ओपनिंग, जहाँ से पॉलन ग्रेन क्या करेगा, एंटर करेगा, क्योंकि अभी तो पॉलन ग्रेन सिर्फ आया है, लैंडिंग की है, अभी तो अंदर कहाँ गया है, अभी तो उसको सीढ़ी मिली ही नहीं है अंदर जाने को, अब मिलेगी, अब ये एंटर करेगा, फिर ये जाएगा। ओके जी, तो ये रहा आपका क्या है, ये माइक्रोपाइलर है, जहाँ से ये चीज़ें अंदर होगी। एक छोटा सा, एक तो कैसे कह सकते हैं, छेद टाइप का है, पोर है, जहाँ से हमारा पॉलन ग्रेन अंदर जाएगा, जहाँ से हमारी आगे की प्रोसेस कंटिन्यू होगी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। एक्सपेक्टेड इन द टिप, हाँ, माइक्रोपाइलर इन ऑर्गेनाइज्ड एंड अपोजिट उल्टे साइड फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड इज द चलाजा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओवरी। और इसके रिप्रेजेंटिंग मतलब बेसल है, जहाँ पे वो बैठा टाइप का है, ठीक है। या तो ओवरी को ऐसे देख लो, ऐसे, या तो ओवरी को ऐसे देख लो, ठीक है। बहुत बुक्स में ऐसे बनाए रहते हैं, कहीं पे ऐसे बनाए रहते हैं। तो इसका याद रखना, जहाँ पे ये माइक्रोपाइलर एंड है उसके अपोजिट में आपको चलाजा पोर या पोल्स भी मिलेंगे। हाँ, तो हमने सोचा था कि हम 3 पेज कवर करेंगे, बट फाइनली आज हमने इतना ही इस ब्लॉग में कवर कर लिया है, और बोलते बोलते मैं भी बहुत थक गई हूँ। तो अब हम पढ़ेंगे थोड़ी सी केमिस्ट्री, क्योंकि अब देखिए, अब मुझे लगता है 1 घंटे से 40 मिनट 50 मिनट होने वाले हैं जल्दी। तो हम क्या कर रहे थे कि हम 50 मिनट से अगर ये पढ़ते रहेंगी तो हमारा इस चैप्टर का जो पार्ट हमने पढ़ लिया है, पहले हम उस टॉपिक के PYQs करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए PYQ। ओके, तो फाइनली अब हम उन टॉपिक्स, जो टॉपिक हमने फर्स्ट डे सेकेंड डे रिवाइज़ किया है, रीड किया है, समझा है, उस टॉपिक के अब हम करेंगे PYQs। और मैंने PYQ की जो मेरी बुक है उसका नाम है फिंगर टिप्स। ओके, द NCERT बेस्ड है, फिंगर टिप्स बायोलॉजी पढ़ा है। चलो, तो इसी से हम इसको सॉल्व करते हैं। और बाय द वे बता दूं कि अगर टॉपिक आप NCERT से कर रहे हो तो ठीक है, बाकी इसमें भी आपको ये देखो, ये वाले, इसमें भी आपको शॉर्ट नोट्स मिलते हैं अच्छी तरह से, बल्कि शॉर्ट नहीं, फुल एक्सप्लेन्ड नोट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा डीप में बता दिया, जो चीज़ हमारी NCERT ने हमें नहीं बताया है, लेकिन क्वेश्चन हमें वही दिखेंगे जो हमारी NCERT में हैं। ठीक है, जल्दी से इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं उन टॉपिक के जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, फिर नेक्स्ट हम केमिस्ट्री नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे। आज के ब्लॉग में मुझे लगता है कि हम अगर बायोलॉजी भी कंप्लीट कर ले रहे हैं तो इनफ है। ओके, फिर अभी फिजिक्स का भी हमें बहुत सारी चीज़ करना है। तो पहला देखते हैं कि पहला क्या है। ठीक है, पहला पढ़ो, क्वेश्चंस का आंसर दीजिए कमेंट करके। साइंस ऑफ द कल्टिवेशन, ब्रीथिंग, मेकिंग एंड अरेंज ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड। तो इसका आंसर ये रहा, फ्लोरिकल्चर। ओके, तो मतलब वो ब्रांच साइंस की, जहाँ पे हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन एंड पुडिंग्स मेकिंग इन द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड कोई टॉपिक है या एम ही है यहाँ पे सब कुछ। चलो, द प्लांट फ्लावर हाँ, ये भी थोड़ा अलग टॉपिक है लेकिन हमें करना चाहिए। ये फ्लावर के बारे में है, ठीक है। फ्लावर के बारे में हमने थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि क्या क्या कह रहा है। इन दिस प्लांट फ्लावर वंस इन 12 ईयर। दिस फ्लावर प्लांट इन मंथ ड्यूरिंग द September October 2006 it's a mass flower and transferred a large stock in the hilly areas in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu into the blue spread, and the attached to the large number of transplant is called
स्टेरोब्लिन्थिज्म, क्यूनथेरिया, आई डोंट नो व्हाट से। चलिए, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करते हैं। ये देखो, दोज प्लांट फ्लावर एंड फ्रूट ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, एक बार ही होता है, एंड डाई आफ्टर फ्रूटिंग, और जब इसके फ्रूट हो जाते हैं, मतलब फल आ जाते हैं, तो ये डाई हो जाता है, मर जाता है। देयर आर दोज मोनोकार्पली प्लांट, मोनोकार्पली प्लांट जो हमने पढ़े हैं, अगर वो क्या करते हैं कि लाइफ में जब एक बार फ्लावर, मतलब या फिर कहो कि छोटे प्लांट होंगे, शायद एक बार फ्लावर देंगे, फ्रूट्स होगा, उसके बाद वो क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये कौन है, मोनोकार्पली कार्पिक प्लांट्स। दूसरा देखते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ चुके हैं, जरा ध्यान दो इस क्वेश्चन पे। द डाइशियस एंथर, मैंने बोला था बाइलोब्ड है, डाइशियस है, कंसिडर ऑफ डैश माइक्रोस्पोरोजीनियम इन डैश इच लोब। अगर देखो, कहने का मतलब था कि जो डाइशियस है, डाइशियस कब होगा, जाहिर सी बात है अगर उसमें दो था, एक लोब में दो था, तो दो लोब में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो 4, और माइक्रोस्पोरोजीनियम कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्या रॉन्ग है क्या राइट है। कम से कम 10 तो एटलीस्ट करना ही करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग okay, which of the following statement regarding the structure of microsporogenia are correct, microsporogenium है, सॉरी, ओके। तो माइक्रोस्पोरोजीनियम इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर है, ठीक है, था उसमें। चलो देखते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। हाँ, ये बात तो सच है कि इसमें ये 4 लेयर थी माइक्रोस्पोरोजीनियम में, जो कि 3 लेयर आपकी प्रोटेक्शन के लिए थी, लास्ट लेयर हमारी नरिशमेंट के लिए थी, ओके। द आउटर लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर, मतलब एपिडर्मिस की बात कर रहा है, हाँ। द आउटर 3 लेयर परफॉर्म फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड डाइहेंशन ऑफ द एंथर। सही है कि आउटर लेयर क्या कर रही थी, डाइहेंस कर रही थी, प्रोटेक्शन दे रही थी। सेल ऑफ द टेपेटम, जो टेपेटम के सेल थे, ठीक है, जो नरिशमेंट का काम कर रही थी, अंडरगो